दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का आज पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इसके बाद रीजनिंग का और बाकी विषय का भी अपलोड कर देता है। यह शिक्षण अभिरुचि का BSTC 2020 का 21 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्व है। बाकी दूसरे सॉल्व मैं अपलोड कर चुका हूँ और आगे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी इस पर देखो कि इसके क्या क्या उत्तर होंगे, आपने क्या क्या उत्तर और क्या आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है और कौन सा प्रश्न आपके गलत हुआ, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना। पहला प्रश्न, वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण है। कौन सा कारण भाई साहब वाणी व भाषा का विकसित होने का? देखो, भाषा भाषा ज्ञान के बाद बहरापन, तो भाषा ज्ञान के बाद बहरापन हो तो व्यक्ति बोल सकता है, उसका वाणी वाणी और भाषा विकसित है, भाषा तो विकसित है ना, वो लिखित स्वरूप में पढ़ सकता है भाषा को, तो बाद में बहरापन होना कोई बात नहीं, इतना महत्वपूर्ण नहीं बता। जो उचित प्रशिक्षण की कमी, अगर उचित प्रशिक्षण किस में आवश्यक होता है, जब उनको शुद्धता में आवश्यक होता है, किसी चीज़ को शुद्ध उच्चारण शुद्ध लेखन में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती। बाकी सामान्य तो हम सीख ही जाते हैं ना, बिना प्रशिक्षण के सीखे हुए हम भाषा तो जो हमारे आसपास में बोल जाती है। और देख, जन्म से बहरापन हो तो व्यक्ति बिल्कुल ही नहीं समझेगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं सीख सकता, कुछ भी नहीं, उसके लिए भाषा वाणी वगैरह सब कुछ क्या मोह माया, कुछ भी मतलब नहीं उसको, ये चीज़ नहीं सीखेगा। अब देखो चौथा प्रश्न, देखो जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन, जन्म हुआ कुछ समय तक वो सुना, समझे उसने कुछ शब्द, जैसे पापा मम्मी जैसे कुछ शब्द बोलना सीखा, उसके बाद उसका बहरापन आ गया तो उससे ज़्यादा विकसित नहीं होगा, वहीं पर रुक जाएगा। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? आगे देखो, आगे प्रश्न है, आपके मतानुसार सवर्त शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय है। क्या अच्छा उपाय है? पहला ऑप्शन है अनिश्चित। अच्छा सुनो, यह कथन कैसा है ये पूछा हुआ है, तो यह कथन निश्चित है, अनिश्चित सत्य या आंशिक सत्य है? तो पहले देखो, सेवारत शिक्षण या सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षण और प्रशिक्षण में फर्क इतना होता है, शिक्षण तो पहली बार में किया जाता है और प्रशिक्षण सीखने के बाद पुनः प्रशिक्षण किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ त्रुटि आ जाती है व्यक्ति में, शिक्षक में, वो जो पढ़ाता है तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें भी आती है, उन चीज़ों को सीखने के लिए उनको इसे निरंतर प्रशिक्षण होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, 3 नंबर इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। आगे देखो, बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है? अच्छे स्कूल का, पाठ्य पुस्तकों का, धनवान पिता का, योग्य व समर्पित अध्यापकों का? बताओ इसको आप किस तरीके से सोच के उत्तर दे के आए हो। देखो, धनवान की, धन की कभी विद्या के साथ कभी भी सामंजस्य स्थापित करने की प्रयास मत करना, किताबों का भी नहीं। यह आवरण है, वातावरण है, और ये विद्यालय और अध्यापक है। तो दोस्तों स्कूल का वातावरण वैसा ही होगा जैसा वहाँ के शिक्षक और विद्यार्थी होंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या निभाता है? अध्यापक निभाता है भूमिका, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किसी प्रकार की अभिवर्ती होनी चाहिए। अभिवर्ती मतलब दृष्टिकोण, कैसा उनके साथ एटीट्यूड होना चाहिए? नकारात्मक, सकारात्मक, सहयोगात्मक और आलोचनात्मक। सकारात्मक तो मैंने ऐसे बताया आपको, क्योंकि उस पर भी मैं भी चर्चा करने वाला हूँ। पहले देखो, अपने जो सहयोगी है ना, उनके साथ कैसा होना चाहिए? देखो, आलोचनात्मक भी होना चाहिए, उनकी आलोचना करनी चाहिए, सही गलत, परंतु कब करनी चाहिए? एकांत में होना चाहिए। दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? सहयोगी, क्योंकि वो जब तक एक शिक्षक अपने मतलब जो सह शिक्षक है उनका सहयोग नहीं करेगा तो वो अच्छा सा शिक्षण कार्य नहीं करवा पाएगा, और अच्छा नहीं करवा पाएगा तब वो आलोचना करेगा ना, पहले तो उसको सहयोग करना चाहिए ना। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, समझ रहे? वैसे इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन मिलेगा वो कौन सा होगा? और 1 नंबर का ये वाला, ये 2 नंबर का, और ये सहयोगात्मक 3 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब आगे देखो, हाँ, शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, और छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। पहला काट दो, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना ही नहीं है, जरूरी नहीं है कि पाठ्यक्रम पूरा कराओ समय पर। प्रभावी शिक्षा और मार्गदर्शन दोनों में है। तो जो एनसीएफ 2005 में बताया गया कि एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए, ठीक है।
एक उस हिसाब से तो ये होता है, एक प्रभावी शिक्षा देना भी इसका प्रमुख कार्य होता है। परंतु अब क्या होता है, शिक्षा बालक शुभ ग्रहण करता है, शिक्षा मतलब बालक शुभ ज्ञान का निर्माण करता है। तो शिक्षक का क्या काम है, शिक्षक का काम उसको उचित मार्गदर्शन देना, उसको बताना कि तुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, कब पढ़ना। ठीक है, ये प्रकार का जो भी कार्य होगा वो कौन करेगा, शिक्षक करेगा। ठीक है, आगे देखो। आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? कठिन होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, रोचक होना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रभावी होना चाहिए। बिना प्रभावी शिक्षण के आप क्या नहीं कर सकते, संप्रेषण नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? ठीक है, बात समझ में आई कुछ? 6 प्रश्न किए, अब अगले प्रश्न भी देख लो जल्दी से। 7वां प्रश्न देख लो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दोस्तों, ये प्रश्न है ना, कुछ मतलब रीट में जो साइकोलॉजी होती है ना, उनसे उठा कर लेके आ जाते हैं यार। गलत है ये तो, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि अलग होती है और मनोविज्ञान अलग होता है। ठीक है, अब सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE वाले प्रश्न किस में आने चाहिए? रीट में आने चाहिए, और इनको भी यहाँ पे लेना लेके आ गए। इसमें केवल शिक्षक को कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों, कुछ महत्वपूर्ण भावनाओं के साथ में अध्यापन करवाना चाहिए, उन चीज़ों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। परंतु यह आते क्यों पता है आपको? क्योंकि कट ऑफ बहुत मतलब ज़्यादा नहीं चले जाए। उनको क्या है कि विद्यार्थियों को एक निश्चित अंक ज्ञान पर, एक निश्चित जो मात्रा होती है ना, जैसे 370 या इनसे नीचे नहीं जाना चाहिए, इनका लेवल इतना नीचे, इतनी कट ऑफ नीचे नहीं जानी चाहिए। तो उसी हिसाब से पेपर बनाते हैं ताकि जो टैलेंटेड बंदे हैं ना वही ऊपर आए। ठीक है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत मतलब निरंतर, व्यापक मतलब जिसका क्षेत्र विशिष्ट हो। इस मूल्यांकन की क्या विशेषता होती है? अब देखो इसकी विशेषता देखो, पहले चर्चा करें तो पहले ये देखो कि इससे विद्यार्थियों पर कार्यभार बढ़ता है। देखो नकारात्मक चीज़ देखनी नहीं है, अपना एक ही दृष्टिकोण होता है, कभी नकारात्मक चीज़ नहीं देखनी है। नकारात्मक देखनी है तो क्या देखेंगे? यह विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है, ये पहले सही है, याद लो। ये परीक्षा का भय को कम करने में सहायक होता है, ये भी सही है, थोड़ा सा सही है। ये अंकों को ग्रेड में बदल देता है, ये भी सही है। परंतु सबसे ज़्यादा क्या सही है? ये विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। मतलब ये यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है ना, व्यापक मूल्यांकन, व्यापक का अर्थ यही होता है, प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। सतत का अर्थ होता है, सतत का अर्थ होता है निरंतर मूल्यांकन करता है। 7 प्रश्न कंप्लीट है। 8वां देखो, छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों के समान हो, जो पक्षपातपूर्ण या पक्षपात न करे, जिससे उन्हें मिलना अच्छा लगे और जो देखने में आकर्षक हो। तो एक छात्र को विद्यालय में किसका अनुसरण करना चाहिए? ये किसका करता है बताइए थोड़ा सा जल्दी से मुझको। ये प्रश्न भी बहुत आ चुका है। देखो देखने में आकर्षक मतलब अच्छे कपड़े पहन के सेंटीमेंट लगा के आ गया तो उससे काम नहीं चलने वाला। जो बिल्डिंग में अच्छा हो, मतलब कोई उनसे प्रेम मिलाप थोड़ा करना उनसे, जो पक्षपात नहीं करे, ये भी सही है और ये भी सही है। परंतु जो उनके आदर्शों को अनुरूप है उनका करेगा, जो पक्षपातपूर्ण नहीं करेगा तो उनका तो वो क्या करेगा, उनका तो गुणगान करेगा। तो इसको छोड़ के अब 3 नंबर लेने हैं तो इसको सही करके आओगे, 2 लेने तो इसको, और फिर क्या करोगे, फिर 1 नंबर पे इसको, बाकी 0 नंबर लेना तो नीचे वाले के ऊपर क्या जाओगे। आगे देखो, शिक्षकों को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? इससे क्या होता है, छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र नियंत्रण में रहेंगे, और छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने आएंगे और छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा। तो पहले ये काट दो, ट्यूशन पढ़ने आएंगे। नियंत्रण में तो रखना ही नहीं छात्रों को, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रियात्मक कार्य करवाना है। और छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, ये भी थोड़ा सा सही है। और छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा, ये भी सही है। परंतु सबसे ज़्यादा सही ये है क्योंकि NCF 2005 में क्या कहा गया, उसमें कहा गया एक पत्र है जिसमें शिक्षा कैसी होनी चाहिए वो बताई गई है NCF 2005 में। तो उसके अनुसार क्या होना चाहिए, शिक्षकों को अच्छा मार्गदर्शन या निर्देशक होना चाहिए। तो इसका उत्तर हम ये मानेंगे ना? हाँ बिल्कुल जरूर मानेंगे इसका। आगे देखो, आगे प्रश्न अपना, उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। कब से करता है? घर से करता है, स्कूल से करता है, समाज से करता है और स्वयं से करता है। उत्तरदायित्व की भावना का कहाँ से करता है भाई साहब?
उत्तरदायित्व का काम कहाँ पे होता है? उत्तरदायित्व का काम घर पे ही होता है ना। और कहाँ पे होगा उत्तरदायित्व? मतलब अगर दादाजी कहीं चले गए तो पापा संभालेंगे, पापा कहीं चले गए तो बड़ा भाई काम संभालेंगे, बड़ा भाई कहीं कहीं चले गए तो छोटे वाले। इस प्रकार का कार्य जो होता है ना वो उत्तरदायित्व का काम होता है। जैसे आज दादाजी बीमार हो गए तो उनके जगह कोई सामान बाजार से कुछ लेना आना है या उनको बिजनेस चलाना तो कौन चलाएगा? उनका बेटा चलाएगा या अपने पिताजी चलाएंगे। तो इस प्रकार उत्तरदायित्व का काम कहाँ पे होता है? घर से होता है। फिर उसके बाद उत्तरदायित्व का काम और कहाँ होता है? समाज में भी होता है और स्कूल में भी होता है। परंतु बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? उसका परिवार है, घर है, तो वहाँ से वो सीखता है। ठीक है, आगे देखो। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। किसको करेंगे? गुरुत्वपूर्ण कक्षा शिक्षण को, अनुसंधान कार्य करना और उत्तम पुस्तकों का लेखन, शिक्षण कार्य से पलायन। तो आप किसको करोगे? पलायन को काटो और इसको भी काटो, पुस्तकों को, लेखन को। अनुसंधान और गुणवत्तापूर्ण, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण क्या है? अनुसंधान भी सम्मिलित किया जाता है। गुणवत्तापूर्ण एक विस्तृत सोच है, व्यापक सोच है उसमें, परंतु जो अनुसंधान का कार्य उसमें छोटा सा भाग होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का। तो ये सही हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन। अगर देखो, शिक्षण शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के क्या होता है? प्रतिस्पर्धी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, वह विरोधी होते हैं। बताओ जल्दी से, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न आए इसमें। तो अब देखो, कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि यार तू जल्दी से करवा। अरे यार जल्दी से तो मैं करवा दूंगा, ये 2 मिनट या 3 मिनट में 50 प्रश्न करवा दूं मैं। बोल दो कि शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं। वो क्या करते हैं? प्रतिभा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा ना दोस्तों। इसका उत्तर सही है तो पर क्यों है? ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो माफ़ कीजिए मुझे, क्योंकि समझोगे नहीं तब तक अगली बार वापस वही गलतियाँ करोगे ना। तो शिक्षक में शिक्षण कार्य में जो संस्था प्रधान और शिक्षक जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के से होते हैं, सहयोगी होते हैं। ठीक है, समझ गए आप? आगे देखो, आगे प्रश्न अपना। कक्षा में पढ़ाते समय अपने एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं, तो ऐसे दशा में आप क्या करेंगे? दोस्तों ये 5 प्रश्न ऐसे होते हैं ना जो हर बार आते हैं। एक तो प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? एक जो विद्यार्थी लेट आता है, कुछ गलतियां करता है, कुछ करता है, तो आप क्या करेंगे? तो इन प्रकार देखो, गलतियां करता है तो आप क्या करेंगे? उसका पता लगाएंगे, उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और वो अगर प्रश्न पूछता है तो क्या करेंगे? अगर आपको नहीं आता है तो आप उसे कहेंगे मैं कल उत्तर दूंगा, कल पढ़ के उत्तर दूंगा। तो इसमें वो ऑप्शन कहाँ मिलता है? पहले देखो, उसे डांट के बैठा देंगे, काटो जल्दी से। प्रश्न को गलत कहकर चुप करा बैठा देंगे, काटो जल्दी से। उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ये भी है। दूसरे दिन बताने का वायदा करेंगे। देखो यथासंभव जो आप दे सकते हो तो वहीं पे दो, तो जब नहीं आता है तो आपको क्या करेंगे? कल देंगे। तो यहाँ पर क्या, जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं तो आपको क्या करना? कल के लिए देना है। ठीक है, जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं तो उसमें भ्रमित नहीं करना आपको विद्यार्थी को, और कल के उत्तर पढ़ के देना है ना। आगे देखो, एक मिनट, ये पीडीएफ भी ना। हाँ, आगे देखो, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है? आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो, यह कथन है। आप मतलब संप्रेषण के लिए अपना व्यवहार को पूर्णतः कैसा मान रहे हो? नाटकीय मान रहे हो। नाटकीय होना चाहिए। नाटकीय मतलब उसी भाव भंगिमा के अनुसार, जैसे कि एक शिक्षक को होना चाहिए। जैसे कुछ नाटक पढ़ाना है तो उसके अनुसार ही आप पढ़ा रहे हो, उसके जो पात्र है उसमें ध्यान डाल रहे हो। और कविता आ रही वीर रस की तो आप वीर रस में बता रहे हो, और रौद्र रस की आ रही है तो आप उसी हिसाब से उनको भाव को परवाह कर रहे हो। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी है, एक नाटकीय होना चाहिए शिक्षक का व्यवहार, ताकि बच्चा अच्छे से सक्रिय रहकर उसको अध्ययन कर सके। आगे देखो, आगे प्रश्न। आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए, क्योंकि उनका कर्तव्य है, वही कर्तव्य भी। आगे देखो, समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, ये भी बात सही है। वह छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं, वो भी बात सही है। समय पर आना जरूरी नहीं, काटो तीसरा ऑप्शन। अब देखो दूसरा ऑप्शन काटो। अब तीन लास्ट कट गया ऑप्शन। ये उनका कर्तव्य तो है, पर समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे और ये छात्रों के प्रेरणा स्रोत होता है, तो ये सही है। अभिप्रेरणा अधिगम का क्या होता है? स्वर्णिम राज्य मार्ग होता है। स्किनर का मतलब एक शिक्षक जैसा करेगा वैसा ही छात्र करेगा, क्योंकि उनसे विपरीत होता है। तो आपको 1% भी नहीं सोचना, और आपको छात्र को अभिप्रेरित करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का काम होता है छात्र को अभिप्रेरित करने का, किसी भी प्रकार से हो, भले अपने आचरण से ही क्यों नहीं। आगे देखो, अगला प्रश्न है अपना।
एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? अगर एक विषय के अध्यापक या विषय विशेषज्ञ हैं तो वो जो कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उनकी क्या उद्देश्य हो सकते हैं? पहले देखो, कक्षा में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु, ये भी सही है। कक्षा में छात्रों को सक्रिय व एकाग्र रखने हेतु, कक्षा में अनुशासन हेतु और शिक्षण में सुधार हेतु। तो क्या हो जाएगा इसका? छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु क्या होता है? प्रश्न पूछते हैं कि इसमें आपने क्या सीखा है और क्या बाकी रह गया है, क्या क्या गलतियाँ करे, तो इस प्रकार की चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, आगे देखो 117वां प्रश्न अपना, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? छात्रों की को परीक्षा उत्तीर्ण करने में सहायता करना और छात्रों को का सर्वांगीण विकास करना, ये भी जैसे ही इसको टिक करता जाओ, है ना। आगे देखो, छात्रों के व्यवहार में कुशलता लाना और छात्रों के साथ भेदभाव सिखाना। काटो जल्दी से इसको, तो परीक्षा में उत्तीर्ण करना ये भी काट दो। उसको व्यवहार में कुशलता लाना, यह पक्ष होता है। कुशलता एक पक्ष होता है किसका? सर्वांगीण विकास का। तो सबसे पहले उत्तर क्या करना? दूसरा ऑप्शन करना, फिर उसके बाद 2 नंबर लेने हैं तो ऑप्शन सी करो। ठीक है, आगे देखो, आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? और यार ये शिक्षण विधियों का प्रश्न कहाँ से आने लगा यार, ये तो गलत है यार। देखो, एक व्यक्ति है ना, जो सृजनात्मकता मतलब वो कुछ पर्सन होते हैं ना ऐसे, जो पर्सन यहाँ पे मैं व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त कर रहा हूँ। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्या है, लिखने में या कुछ खेलने में या कोई विशिष्ट चित्रकारी में अपना आपको एक सृजनशील व्यक्तित्व रखते हैं। मतलब कुछ नया करने का वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको प्रोत्साहन करना आपको, वो आगे से आगे अपनी कला को बढ़ावा दे। उसके लिए क्या करोगे? समस्या समाधान तो इसमें काम नहीं, कहानी नहीं है, व्यक्ति इतिहास विधि। देखो ये थोड़ा सा टफ है, परंतु देखो व्यक्ति इतिहास विधि कब काम मिल जाती है? जब व्यक्ति के अंदर कोई समस्या आ रही हो और व्यक्ति क्या कभी दूसरे मार्ग पर चला गया, गलत मार्ग पर चला गया, तो उसको इतिहास देख के को क्या समस्या है उसके अंदर समाधान किया जाता है। व्याख्या विधि में क्या होता है? ये उच्च कक्षा में काम लिया जाता है। कोई पाठ है तो उसको व्याख्यान बता दे आप, व्याख्यान बता दे मतलब कुछ भी पढ़ाना है ना आपको, तो उस पर भाषण देना, या बोलते हैं ना कि व्याख्याता, व्याख्याता का काम क्या था? व्याख्यान देना। कहानी विधि तो बस छोटे बच्चों के लिए होती है। समस्या समाधान विधि ये बहुत सही है विधि सृजनात्मक बालकों के लिए, क्योंकि जो सृजनात्मक बालकों की छोटी छोटी समस्या आती है उनका समाधान करोगे, वो जल्दी जल्दी नई नई चीज़ें बनाएंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो इनके लिए बहुत आवश्यक होता है ये चीज़, समस्या समाधान निरंतर करता रहना चाहिए बच्चों का। ठीक है, आगे देखो, ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रयत्नशील, निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए, प्रयत्न करता रहना चाहिए। प्रश्न आगे, विद्यालय समाज का एक छोटा सा रूप है, यह कथन है। विद्यालय समाज का छोटा रूप है, ये कथन है, बिल्कुल सत्य है भाई, समाज का एक रूप है। आगे देखो, आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है, कैसा होना चाहिए शिक्षक? हंसमुख होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, आकर्षक, अच्छा वेशभूषा, आकर्षक वेशभूषा होना चाहिए, अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए, पर व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व होना चाहिए, मौलिक गुण है। और ये शैक्षणिक गुण क्या है? विधियों का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन सी एकदम सी हो जाएगा इसका, समझ रहे ना। आगे देखो, धीरे तो पढ़ाना ही नहीं, धीरे करोगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, आराम फास्ट पढ़ो आप तो। आगे देखो, भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? अगर कोई बच्चा भूल सुधार कर रहा है, मतलब भूल कर रहा है, फिर उसको सुधारने के लिए शिक्षक उचित मार्गदर्शन दे रहा है, तो ये जो विधि है इसको किस विधि के द्वारा बढ़ा सकते हैं? खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से, अध्ययन द्वारा, श्रव्य दृश्य के सामग्री द्वारा और नाटकीय तरीकों से। तो किस प्रकार बढ़ा सकते हैं आप? बिल्कुल खेल विधि से आप बढ़ा सकते हैं उनकी भूल सुधार प्रगति को, पद्धति को। परंतु इस पर एक चीज़ देनी चाहिए, कक्षा स्तर देना चाहिए, तो उस प्रकार हो जाता है। कक्षा स्तर, उच्च कक्षा स्तर के लिए तो स्वतंत्र अध्ययन सही हो जाता है, परंतु खेल विधि यहाँ पर सही है बच्चों के लिए। आगे देखो, आपकी कक्षा में सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? स्पष्ट करेंगे, उन्हें गृह कार्य दे देंगे, उनके माता पिता से शिकायत करेंगे, कक्षा पाठ में दोहराएंगे। देखो, माता पिता से शिकायत नहीं करनी, गृह कार्य भी इतना नहीं देना, परंतु क्या करना, आपको कक्षा में पाठ को दोहरान करवाना है, ताकि वो बच्चे दोबारा सीख सके उस चीज़ को, और फिर आप अच्छे से उनको उत्तर के लिए प्रोत्साहन कर सको। आगे देखो,
सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप क्या करोगे? जनता को जागरूक करेंगे, संकल्प लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे। तो जागृति यहाँ से लाओ ना, पोस्टर के द्वारा जरूरी थोड़ी, आप किसी और तरीके से भी ला सकते हो, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखो, 1 मिनट थोड़ा आगे ले लेते हैं, थोड़ी आवाज़ बढ़ा देते हैं। हाँ, आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति व्यवहार होगा अनुशासित, पक्षपातपूर्ण नहीं करेंगे। सामान्य छात्र की बातें बिल्कुल, पुत्र की बातें सभी के साथ करना, विशेष रूप से उसके साथ नहीं करना। अनुशासित तो सभी के साथ करना, परंतु इसका सामान्य छात्रों की बातें व्यवहार करना, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए, समझ लेना। अगर पक्षपात करते हो तो क्या होता है, वो एक बिल्कुल गलत हो जाता है, बिल्कुल। आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे, कैसे करेंगे? बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, और किस लिए करेंगे ना, तो बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, स्वावलंबी बनने हेतु, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु, अविवाहित बनने रहने हेतु। ये काटो, उच्च शिक्षा और स्वावलंबी का सही है। बौद्धिक स्तर विकसित करने तो केवल बौद्धिक स्तर विकसित होना पर्याप्त नहीं होता, उसके साथ शारीरिक विकास भी होना चाहिए, और मानसिक विकास, भाषा विकास, सारे विकास होना चाहिए। अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना है तो ये देखो, ये भी केवल शैक्षणिक क्षेत्र उत्तर आ गया, तो इसको भी अभी रखो। स्वावलंबी बनना है तो इसका क्या करना चाहिए, शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए। इन ऑप्शन के अनुसार ये स्वावलंबी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर देखो, आपने एक शिक्षक बनाना क्यों तय किया, ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है दोस्तों, हर बार आता है फिक्स। मैंने कहा 5 प्रश्न हर बार फिक्स रिपीटेबल है, मैंने पुराना वीडियो डाल रखा, आप जरूर देखो अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो। उसमें मैंने वो रिपीटेबल प्रश्न लिया ना जो हर बार आते हैं, ये भी आ गया मेरे वहाँ से पढ़ाए हुए दोस्तों। अभी जो मैं करवा रहा हूँ, कम से कम मैं 30 से 35 प्रश्न वहीं से आया, बिल्कुल सेम टू सेम वहीं से उठ के आया। आपने नहीं देखा तो जरूर देख लो उस वीडियो को। मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत सारे, कम से कम 12 साल के प्रश्न पत्र को उठाकर वो पेपर बनाया था। अब देख लो शिक्षण गुरु जी का पुराना वीडियो। प्रश्न, आपने एक शिक्षक बनना तय किया, क्यों किया? मैं ट्यूशन कराने पे बहुत धन कमा सकता हूँ, छोड़ो। अब मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, 1 मिनट रुको, काटना नहीं भी। शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय, ये मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता। देखो ये मैंने ये ऑप्शन वहीं पे भी था, क्योंकि शिक्षण कार्य में मुझे रुचि है, मुझे अत्यधिक प्रिय है, या व्यवसाय अच्छा है, इस प्रकार के ऑप्शन थे उसमें। ठीक है ना, तो वो देखो वीडियो, आप अच्छे से देखो, समझ लोगे, बहुत अच्छे से समझोगे शिक्षण रुचि को आप। आगे देखो, आगे 128वां प्रश्न, एक थोड़ा यहाँ से इधर ले लेते हैं। हाँ, आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है कैसा है, किसका है? ठीक है, छात्रों से मित्रतापूर्ण व्यवहार का, पाठ्य वस्तु पर अधिकार व संप्रेषण का, अनुभव का, प्रशिक्षण का। प्रभावी शिक्षण किस कारण बनता है, तो पाठ्य वस्तु जो होती है ना, उस पर एक अधिकार होना चाहिए, और एक संप्रेषण का एक उसके अंदर कौशल होना चाहिए, तभी जाके क्या होता है, तभी एक प्रभावी शिक्षण हो पाता है। ठीक है, उसके बाद अनुभव का, फिर मित्रतापूर्ण व्यवहार, प्रशिक्षण का भी इसमें एक अच्छा योगदान होता है। ठीक है, तो विषय वस्तु का अधिकार और संप्रेषण का कौशल अति आवश्यक है इसमें। आगे देखो, 1 मिनट। हाँ, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? अनुशासन, पुरस्कार, तो पुरस्कार कहा जाता है। आगे देखो, छात्रों में मतभेदता नहीं, कुशल प्रबंध करने में सहायक नहीं, तकनीकी रूप से उसको पुरस्कार किया जाता है। छात्रों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रशंसा करने पर उसको क्या, एक पुरस्कार मिला है, पुरस्कार मिला ना, उसको बढ़ावा मिला ना, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। आगे देखो, यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो वह किस प्रकार का बनेगा? पशुवत, गैर सामाजिक, असामाजिक, पूर्ण सामाजिक, क्या हो जाएगा? वह एक असामाजिक व्यक्ति बन जाएगा, पशुवत नहीं बनेगा, पशु थोड़ा बन जाएगा यार, गलत कमेंट कर रहे हो। ठीक है ना, कैसे बनेगा? असामाजिक व्यक्ति बन जाएगा व्यक्ति, क्योंकि सामाजिकरण नहीं हुआ तो क्या हुआ, असामाजिकरण हुआ है। ठीक है ना, बात तो इतनी सी है। आगे देखो, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में तर्क एवं विचार की शक्ति उत्पन्न करता, घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता, विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास कराता, और क्या, थकान उत्पन्न करता। देखो थकान वाला काटो, और हाँ,
तर्क एवं विचार शक्ति को उत्पन्न करता है। गृह कार्य मतलब केवल वही नहीं जो शिक्षक बता देता है कि ये प्रश्न जाके घर से जाके पासबुक से रीड किया जाना, वो रटना मात्र नहीं, वो लिखना मात्र नहीं, हैंड राइटिंग सुधारना मात्र गृह कार्य नहीं। आप एक विद्यार्थी को एक अच्छा चित्र बनाने के लिए कह सकते हो, एक विद्यार्थी को अच्छा गाना याद करने के लिए कह सकते हो, कुछ अच्छा भी सृजन कार्य करने को कह सकते हो। तो इस प्रकार का यह तर्क और विचार इसका हो जाएगा। और ये आप गणित के संदर्भ में अच्छे से देख सकते हो। कोई भी आपने प्रश्न दे दिया विद्यार्थी को और उसको बोल दिया कि आप जाओ घर पे इसको करना, इसको इस तरीके से करना, तो वो एक जो स्टूडेंट है आपका, तो वो इसको अच्छे से करेगा, तो उसके अंदर एक तर्क और एक विचार की भावना उत्पन्न होगी, ठीक है, शक्ति उत्पन्न होगी। अगला बहुत शानदार प्रश्न है कि नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं, प्रभुत्व और अधीनता। अधीनता नहीं करिए, अधीनता मतलब उसको क्या बोलते हैं, अधीनता हम स्वतंत्र होते हैं, उसको क्या, तो परतंत्र मतलब गुलाम, गुलाम नहीं करना। आगे देखो, प्रभुत्व और प्रशासन थोड़े हद तक सही है, गुलामी आप काट दो। प्रभुत्व और अनुगमन, देखो यहाँ पर एक तो है अनुगमन और एक है प्रशासन। और अब बात कर रहे हैं नेतृत्व की, तो नेतृत्व में हम क्या मानेंगे, प्रशासन को मानेंगे ना। अनुगमन मतलब किसी की नकल करना, तो प्रशासन इसका सही हो जाएगा, प्रभुत्व और प्रशासन, है ना। आगे देखो, शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि ऑप्शन है इसके लिए विद्यालय उसे वेतन भुगतान करता है। देखो शिक्षक है जो विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करता है और ये उसके लिए आवश्यक है। अब क्यों, उसके कारण विभिन्न कारणों को ढूंढो आप। पहला है विद्यालय उसे वेतन भुगतान करता, तो विद्यालय कोई भुगतान नहीं करता, पहले काटो, असत्य कथन नहीं है। और दूसरा देखो, ये सरकार के नियम और विनियम, अरे नियम से काम नहीं चलता। आगे देखो, इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता है, एक तो ये होता है ना। एक मिनट, आगे देखो, अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। तो उपचारात्मक स्थिति और अधिगम क्षमता दोनों में क्या होता है, सामंजस्य बना रहता है मूल्यांकन के द्वारा। बिल्कुल सही है, मूल्यांकन करते हो और गलतियाँ करता है तो उसका उपचार करने का काम है आपका, तो आप उसका उपचार करते हो तो क्या हो जाता है, एक सामंजस्य बना रहता है। क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, कब तक पढ़ाना, ये क्या उपचारात्मक के दौरान आप इस चीज़ों को मूल्यांकन के दौरान चीज़ को सीखते हो, और जो गलतियाँ करता है उसका क्या करते हो, आप उपचार करते हो। आगे देखो, कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं क्या करूँगा, अपने आप को प्रसन्नचित्त बनाऊंगा, दर्पण में अपना निहार थोपड़ा नहीं देगा। आगे देखो, ऑप्शन सी है आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री को साथ लेकर जाऊंगा, बिल्कुल सही है। अपने पाठ्य योजना को व्यवस्थित करूंगा, ये भी करना है, परंतु शिक्षण सामग्री के अंदर वो सारा सम्मिलित हो जाता है ना। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखो, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या, अध्ययनशीलता, ऊंची सिफारिश से दिगम अभिक्षमता और अंकों का उच्च प्रतिशत क्या आवश्यक है शिक्षण व्यवसाय के लिए। शिक्षक को पढ़ाने की जो योग्यताएं होती है वो क्या होती है, शिक्षण अभिक्षमताएं होती है। शिक्षण विद्या जो होती है वो क्या होती है, शिक्षण अभिक्षमता होती है। और ये अति आवश्यक होता है किसके लिए, शिक्षण व्यवसाय के लिए, ठीक है ना। अध्यापनशीलता भी आवश्यक है, परंतु शिक्षण अभिक्षमता के अंतर्गत वो चीज़ सम्मिलित कर ली गई है अपने मस्तिष्क के अनुसार ना, ये नहीं संशोधन करके सम्मिलित कर ली गई, थोड़ा समझना। आगे देखो, 136 क्वेश्चन है, एक शिक्षक को होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनाने को कहेंगे, नहीं, क्योंकि इस विषय में कुछ नहीं लिखा है, काट दो। हाँ वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता तो हाँ जरूर है, नहीं कह सकते हाँ नहीं, वह स्वेच्छा से सम्मिलित है तो ही कहोगे ना, उसके बिना अर्जी थोड़ा करोगे। ऑप्शन भी सही है, बिल्कुल जी। आगे लो, आगे प्रश्न देखो, आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है। पहला ऑप्शन देखो, शिक्षा का व्यवसायीकरण, मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव, शिक्षा में कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग और पाठ्यक्रम में बदलाव। किस चीज़ को प्राथमिकता दोगे सुधार के रूप में आप। व्यवसायीकरण तो नहीं करना इतना ज़्यादा, मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव भी जरूरी है, शिक्षा में कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग करना है, हाँ ये सही हो जाएगा। मूल्यांकन मूल्यांकन वर्तमान में
जो चल रहा है अभी, तो फिर फिलहाल तो इसको बदल दिया गया है सतत व्यापक मूल्यांकन के तहत। वरना क्या होता है, टेस्ट होता है, परीक्षा होती है, आगे फॉरवर्ड करो, टेस्ट लो, परीक्षा लो, आगे फॉरवर्ड करो। तो इतना सब बन गया था मूल्यांकन, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत बदलाव अति आवश्यक है। ठीक है, 137 क्वेश्चन हो गए। तो अब अगला प्रश्न देख लो। नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है। क्या माना गया? समूह का हित सबसे ज़्यादा बुनियादी या सबसे महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, अगला सामाजिक परिपक्वता का अर्थ क्या है? सामाजिक परिपक्वता का अर्थ क्या है? बालक का फल की बातें पकड़ना, काट दो। बालक में विवेक का विकास होना, यह है ठीक ठाक ऑप्शन है। बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, ये भी ठीक है। बालक में प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार प्रदर्शन करना, नहीं, प्रदर्शन करना कभी परिपक्वता नहीं है। और बालक में विवेक और सामाजिक कुशलता, तो इन दोनों में चीज़ देखो, सामाजिक जो बात करें सामाजिक परिपक्वता का अर्थ, तो इसमें सामाजिक कुशलताओं का विकास से होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। आगे देखो, अब तो 10-11 प्रश्न बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। बालक बाल क्या है, लड़कियों और हाँ, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्यालय, माता पिता एवं परिवार, समुदाय और संप्रेषण। देखो, सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण की बात करें तो माता पिता और परिवारों का सबसे पहला आधारभूत वही होता है। उसके बाद क्या होता है? समुदाय और विद्यालय, ये भी बाद में आ जाता है। ठीक है, यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे? बहुत ज़बरदस्त शानदार प्रश्न, फेवरेट प्रश्न है मेरा ये। उसकी समस्या सुनेंगे और उसे उपाय, संभव उपाय बताएंगे। पहले देखो, दूसरा ऑप्शन है उसकी समस्या सुनेंगे और उसे नैतिक संबल देंगे। तीसरा, उसे केवल पढ़ाई से संबंधित समस्या की चर्चा के लिए कहेंगे, काटो। हाँ, उससे पारिवारिक समस्या की चर्चा नहीं करने के लिए कहेंगे, ये भी काट दो। अब दो ऑप्शन बचे आपके पास। पहला क्या है? उसके लिए उपाय सुझाएंगे और उसके लिए नैतिक संबल देंगे। केवल भाषण नहीं देना है। नैतिक संबल का मतलब मान लो आप भाषण देना है या नीतिपरक बातें बताना, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ना। ठीक है, उसकी समस्या सुनेंगे और उसे उपाय बताएंगे। अगर देखो, आपके बतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है? अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, सामान्य समझ, जिज्ञासा और पढ़ने की आदत। तो सीखने के लिए क्या आवश्यक, बताओ? सीखने के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक आवश्यक है? वो है जिज्ञासा। जिज्ञासा जिसे हम शिक्षक द्वारा प्रोत्साहन देकर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है, क्या होती है? बौद्धिकता है, योग्यता है, परिपक्वता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या विकसित होती है? तो इसमें क्या होती है? योग्यता विकसित होती है, एक योग्य व्यक्ति बनता है। शिक्षा से एक सुनागरिक या एक अच्छे नागरिक या अच्छे नागरिक बनने के योग्य गुणों का विकास होता है। ठीक है, तो इसमें योग्यताएं बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, एक अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी होती है? राजनीतिक मंच की, विद्यालय की, परिवार की, सिनेमा हॉल की, किसकी होती है अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए? देखो, सिनेमा हॉल की तो होगी नहीं। किसकी होगी? राजनीतिक नेता जरूरी थोड़ी कि राजनीति में ही हो, हर क्षेत्र में नेता होता है अभी। तो किसकी होगी? विद्यालय की जरूरत होती है। विद्यालय के द्वारा उसमें नैतिक गुणों का या नेता के जो प्रारंभिक गुण होते हैं, जिनको हम नैतिक गुण कहते हैं, उनका विकास होता है। आगे देखो, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। शिक्षक माता पिता व शिक्षक और माता पिता के मध्य, छात्र व शिक्षक के मध्य, छात्र और छात्र के मध्य, शिक्षक छात्र और विषय वस्तु के मध्य, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि एक त्रिभुज होता है जिसे मूल्यांकन त्रिभुज कहते हैं, या एक त्रिभुज होता है जिसे ब्लूम का उपागम कहते हैं। उसमें क्या होता है? एक तरफ शिक्षक, एक तरफ विद्यार्थी, एक तरफ क्या होता है? विषय वस्तु या पाठ्यक्रम या समाज होता है। ठीक है, एक तरफ होता है शिक्षक, एक तरफ होता है विद्यार्थी, और एक तरफ क्या होता है? एक तरफ पाठ्यक्रम होता है। तो इन तीनों में जो अनुकूल होती है और अंत्यक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगला प्रश्न अपना,
अच्छा, इसका उत्तर बताया कि नहीं बताया मैंने? हाँ बता दिया ना, ऑप्शन डी है इसका। आगे लो। आपकी राय में अंतर व्यक्तिक संबंधों का आधार है, क्या आधार है भाई साहब? व्यक्तियों में आपस में अच्छे संबंध है, उनके संबंधों का आधार क्या हो जाएगा? विचारों की समानता। ठीक है। बालक की नींव प्राथमिक स्तर पर अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य है निर्णायक, सरल, कठिन और महत्वपूर्ण। तो बिल्कुल क्या है, प्राथमिक स्तर पर निर्मित होती है तो शिक्षक उसको अच्छी विद्यार्थी या अच्छा नागरिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा, तो उसका एक निर्णायक योगदान होता है, जबरदस्त योगदान होता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में तार्किक योग्यताओं एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए? समूह परिचर्चा, सेमिनार, वाद विवाद और छात्रों को पर्यवेक्षण देना। बताओ जल्दी से कि विद्यार्थियों को तार्किक योग्यताओं एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए? समूह परिचर्चा करनी चाहिए, जिससे क्या हो, विद्यार्थियों में क्या एक तार्किकता बढ़े, एक सृजनात्मक चिंतन विकास हो। ठीक है। छात्र को प्रश्न नहीं देना चाहिए। सेमिनार में क्या था, शिक्षक ही बोलता रहता है, जो आता है वो बोलते रहते हैं। वाद विवाद भी होना चाहिए और परिचर्चा भी होनी चाहिए, परंतु परिचर्चा एक बड़े विस्तृत सत्र में होता है, जिसमें सभी विद्यार्थियों के विचारों को आमंत्रित किया जाता है, परंतु वाद विवाद बहुत निश्चित विद्यार्थियों के मध्य ही होता है। ठीक है। अंतिम या अंतिम से एक प्रश्न पूर्व, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? पहला है सहकर्मियों में लोकप्रियता, दूसरा है शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, और तीसरा है एक प्रभावी अन्वेषक होना, और चौथा है अपनी संस्था के प्रति निष्ठा होना। तो आपके अनुसार क्या उत्तर होगा इसका? शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक कार्य के लिए उसकी प्रतिबद्धता अति आवश्यक है, जिसके द्वारा वो क्या हो सकता है, सफल शिक्षक बन सकता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा? उसके बाद में ऑप्शन सी हो जाएगा, एक प्रभावी अन्वेषक होना। ठीक है। और फिर डी आता है, एक नंबर मिलेंगे इसको। आगे देखो 150वां प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करता है? तो शिक्षक के कौन से गुण है प्रभावित करने वाले? पहले देखो, संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, शारीरिक शक्ति और प्रबंध क्षमता। तो कौन सा गुण इसमें प्रभावित बनाएगा? सामाजिक कुशलता का गुण, ताकि वो बच्चों के साथ समय आयोजन कर सके, उनको अच्छा अध्यापन करवा सके। तो दोस्तों ये था आज का अपना वीडियो, और इसमें हम 150 प्रश्नों की बात कर ली। हम 100 से 100 शुरू हुए, 50 प्रश्नों की चर्चा कर ली, बहुत शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे नंबर आए होंगे, आपका अच्छे से सिलेक्शन हो, और जो भिलवाड़ा वाले हैं उनका डाइट में सिलेक्शन हो, और डाइट में सिलेक्शन हो तो मुझसे मिलने जरूर आना। मैं हूँ ओम प्रकाश कुमार। थैंक यू दोस्तों। बीच बीच में हम ऐसी बातें करते रहते तो क्या होता है, मूड अच्छा हो जाता है। ठीक है। और अगला वीडियो रीजनिंग का अपलोड करते हैं बहुत जल्द, तब तक आपको समझिए, दूसरे पुराने वीडियो देखिए। और शिक्षण अभिरुचि आपका कोई दोस्त है जो BSTC की तैयारी कर रहा, मैंने पुराना वीडियो डाल रखे, ये बहुत सारी इनमें से 35-40% वहीं से उठ के आएंगे, देख लेना, मेरी गारंटी है वहीं से उठ के आएंगे। मैंने कुछ 7-8 वीडियो डाल रखे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, उनको दिखवाना जरूर। आज ये पेपर देख लिया आपने, आप देखे आए होंगे, कोई फर्जी पेपर नहीं है, तो मिलान कीजिए आप, फिर दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, ताकि वास्तविकता क्या है तो सबको पता चले ना। ठीक है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। सिलेक्शन आपका जरूर होगा, आराम से। अब बाकी अगली तैयारी कीजिए, अभी BSTC की हो गई है तो रीट की तैयारी करने लग दो, आपको कॉन्फिडेंस होगा खूब। ठीक है। थैंक यू सो मच।